नायरा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी और उसे इस तरह देख उसकी माँ की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो बड़ी आस लगाकर मिस्टर और मिसेस चार्ल्स की तरफ हाथ जोड़कर देखने लगी। देखिए, इसके सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें इसकी बात माननी ही पड़ेगी। अरे कैसे मान लूं मैं इसकी बात? ये मुझे किसी का खून करने के लिए कह रहा है और इसके साथ जो भी हुआ उससे हमारा क्या लेना देना है? लेना देना है चाचा, और आपको नहीं पता, शिमला में जब आप पेंटिंग बना रहे थे तब आपको पता है आंटी और नायरा के साथ बाजार में क्या हुआ था? नायरा के अंदर बैठे उस बच्चे की आत्मा ने जब दक्ष से ये कहा तो माया की तरफ देखने लगा। माया का चेहरा संकोच से नीचे झुक गया था। फिर धीरे धीरे उस दिन की सारी तस्वीरें साफ होने लगी जब वो सभी घूमने शिमला गए थे। दक्ष वहां बैठकर जब वादियों की तस्वीरों को अपने पन्नों पर उतार रहा था, उसी वक्त माया नायरा के साथ बाजार में घूम रही थी, जहां कुछ बदमाश लफंगे माया को छेड़ने लगे। यहाँ तक कि वो नीच लोग नायरा पर भी फप्तियां कसने लगे कि माँ तो मस्त है, पर बेटी भी अगर 10 साल बड़ी होती तो देखकर मजा आ जाता। माया और नायरा को परेशानी में देखकर पास खड़ी एक औरत उनके बचाव में आ गई और उसके साथ ही उसका बेटा भी, जो लगभग नायरा की उम्र का ही था। उस औरत के समझाने पर भी वो लड़के नहीं लगे और फिर दोनों से बदतमीजी करने लगे। उल्टे वो अब उस औरत को भी छेड़ने लगे। इस पर वो छोटा बच्चा बोला, मेरी मम्मी और आंटी को परेशान मत करो, नहीं तो मैं अपने पापा से कह दूंगा, वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। बच्चे के इतना कहते ही उनमें से एक लफंगा आगे बढ़ा और उसे कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लिया। तभी एक हाथ ने उस लफंगे के हाथ को पकड़ते हुए कहा, बच्चे को नीचे रखो। नहीं रखा तो क्या कर लेगा बे? हाँ? फोकट का हीरो मत बन, चल निकल इधर से। पापा, ये बहुत गंदे लोग हैं, इन्होंने मम्मी और इस आंटी को बहुत परेशान किया है। अच्छा, तो ये है तेरा बाप हैं? ये कह रहा था कि तू मुझे छोड़ेगा नहीं। चल आ, पकड़ के दिखा। अरे भाई साहब, बच्चे से गलती हो गई, माफ कर दो ना और जाने दो हमें। अब हम कहाँ आपके सामने टिक पाएंगे। ठीक है, चल निकल अभी और समझा अपनी बीवी को, इतनी हॉट बनकर ना घूमे, कुछ होने लगता है। हाँ बिल्कुल सही, समझा दूंगा। चलो चलते हैं यहाँ से। और बहन जी, आप भी निकलो। माया को वहां से निकलने के लिए कहे वो भी अपनी बीवी और बच्चे के साथ वहां से निकल गया। लेकिन वो बच्चा, जिसका नाम सोनू था, वो अपने पापा से काफी नाराज था क्योंकि उसके पापा ने उन लफंगों से कुछ नहीं कहा। क्या पापा, आपने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? ऐसे तो रोज शिकारी की कहानी सुनाते हो, पर आज खुद डर कर भाग गए। बहुत बोलने लगा है सोनू तू, चल जा, मैं तेरे लिए कैंडी लेकर आता हूँ। इतना कहे उस आदमी ने अपने चेहरे से कपड़े का मास्क हटाया और वो कोई और नहीं बल्कि यक्ष ही था। अपने बीवी और बच्चे को घर पर छोड़ यक्ष वापस उसी ओर बढ़ गया। यहाँ सोनू अपने पापा का काफी देर इंतजार करने के बाद दरवाजे पर देखने आया कि पापा आए या नहीं, तो देखा कि शायद ये उसके पापा ही थे जो एक गाड़ी से जंगल के अंदर जा रहे थे। यक्ष को देख सोनू भी उसी ओर भाग निकला, पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। उसने कई बार यक्ष को पापा पापा कहकर भी पुकारा, लेकिन उधर से वापस कोई आवाज नहीं आई और सोनू अपने पापा को ढूंढते हुए अंदर चला जा रहा था। तभी एक लाश पेड़ से नीचे आ गई और उसे देख सोनू चीख पड़ा। पर जैसे ही उस लाश पर उसकी नजर गई तो उसने देखा कि ये उन्हीं लफंगों में से एक था जो उन्हें बाजार में परेशान कर रहा था। तभी जंगल में एक इंसान की चीख गूंजी, जिसे सुन सोनू आवाज का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि उसके पापा उस लफंगे की बेरहमी से जान ले रहे हैं जिसने सोनू को हवा में उठाया था। लफंगे के सीने में खंजर उतारते ही यक्ष की नजर अपने बेटे पर गई और वो अपने खून से लथपथ चेहरे को पोंछते हुए बेटे के पास आ गया और उसके पास घुटनों पर बैठते हुए बोला, बेटा, शिकारी कभी सामने से वार नहीं बल्कि छुपकर शिकार पर घात लगाता है और मौका मिलते ही एक वार में खत्म।
समझ गया ना? चल घर चलते हैं। और सुन, यहाँ तूने जो भी देखा उसे राज ही रखना। इतना कहकर यक्ष चल पड़ा। लेकिन अपने पिता का ये रूप देखकर सोनू सदमे में था। वो इतना डर गया था कि खड़े खड़े ही उसकी पैंट गीली हो गई थी। यक्ष घर जाकर नहाने चला गया और सोनू सब कुछ अपनी माँ को बताने लगा। जिसके बाद माँ ने यह फैसला किया कि वो अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाएगी। पर यक्ष को यह मंजूर नहीं था, इसलिए वो जहां कहीं भी जाता घर में उन दोनों को बंद करके जाता। यक्ष का सच जानने के बाद उसकी बीवी और उसका बच्चा उसके लिए किसी गुलाम की तरह हो गए थे, जो सिर्फ वही करते जो यक्ष उनसे करने को कहता। इसलिए उसके चंगुल से वो दोनों ही निकलकर भाग जाना चाहते थे। और फिर एक दिन मौका देखकर जंगल के रास्ते से रात को वो दोनों निकल भी गए। पर भला जंगल में वो शिकारी से भागकर कहाँ जाते? यक्ष ने एक झटके में उन्हें पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। फिर भी तुम लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो। इतना कहते ही यक्ष ने अपनी बीवी को एक तमाचा जड़ दिया, जिससे सोनू आग बबूला हो गया और अपने पिता पर टूट पड़ा। लेकिन यक्ष ने उसे ऐसे झटका कि वो सीधे एक नुकीले पेड़ की डाली में जा धंसा और लकड़ी उसके आर पार हो गई। एक ही पल में वहां का पूरा मंजर बदल गया। यक्ष की आंखों के सामने उसके बेटे ने दम तोड़ दिया और उसकी बीवी तो मानो ऐसे टूटी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। वो बस अपने बेटे को देखे जा रही थी, पर यक्ष से तो ये भी नहीं देखा गया। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे उसके बेटे से जुदा करते हुए घर में ले जाकर कैद कर दिया। और तब से ही वो बेजान अपने घर में पड़ी है। इतना सब कुछ सुन दक्ष और नायरा की आंखों में पानी आ गया। यहाँ तक कि मिसेस चार्ल्स की भी आंखें नम हो गई। तभी नायरा के अंदर छुपे सोनू की आत्मा ने कहा, चाचू, चाचू बचा लो मेरी माँ को उससे। इतना सुनते ही दक्ष घर से बाहर निकला और गाड़ी लेकर शिमला पहुंच गया। 20 साल बाद उस घर के सामने जहां से कभी वो जान बचाकर भागा था, उसने यहीं अपनी माँ को मरते हुए देखा था। उसी दक्ष ने दरवाजे पर दस्तक दी और दूसरी तरफ यक्ष ने दरवाजा खोला। उन दोनों के आमने सामने आते ही पूरा माहौल बदल गया। हवाएं तेज चलने लगी, जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी और बादल तो मानो फटने को तैयार था। दक्ष, तू जिंदा है? हाँ, मेरी माँ ने तो बचा लिया था मुझे तुझसे, पर यह नहीं पता था कि तू अपने ही बेटे को मार देगा। मैंने नहीं मारा उसे, वो खुद। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? सब पता है मुझे, इसीलिए ही तो मैं आज तुझे खत्म करने आया हूं। इतना कहते ही दक्ष ने यक्ष पर खंजर से वार किया, लेकिन यक्ष ने उसके हाथ को पकड़कर घुमा दिया और फिर दक्ष को धक्का दे नीचे गिरा, सीधा जंगल की ओर भाग निकला। दक्ष जब उसके पीछे जंगल में निकला तो मौसम पूरी तरह बदल चुका था। आसमान पर काले बादल का पहरा लग गया था और धीमी बारिश शुरू हो गई थी। दक्ष यूं तो यक्ष के पीछे निकल पड़ा था, पर उसके मन में बार बार ये बात आ रही थी कि वो उस आदमी के सामने टिक सकता है जिसने न जाने कितनों को मौत के घाट उतारा है। दक्ष ये सोच ही रहा था कि तभी एक तीर उसके बाजू को जख्मी करते हुए निकल गया और दर्द से दक्ष चीख पड़ा। मुझे मारने से पहले थोड़ा सोच तो लेते दक्ष, कितने कमजोर हो तुम। एक ही चोट में चीख निकल गई। दक्ष कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यक्ष कहाँ है। काश यक्ष तू भी कमजोर होता, तब न पापा मरते और ना ही माँ, और हमारा सोनू भी जिंदा होता। दक्ष के इतना कहते ही सामने से कई तीर उसके सामने चले, जिन सभी से बचता हुआ दक्ष जंगल के अंदर भागने लगा और यक्ष उसके पीछे पीछे। मानो सोनू का नाम सुन उसे कुछ हो गया हो, लेकिन देखते ही देखते दक्ष उसकी नजरों से दूर चला गया। अपने ही जंगल में अब यक्ष कहीं खोया सा महसूस करने लगा। सोनू का नाम लेकर दक्ष ने उसे उतावला कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं यक्ष खुद भी अपने बेटे की मौत से परेशान था। वो चारों ओर दक्ष को ठीक वैसे ही ढूंढ रहा था जैसे 20 साल पहले बूढ़ा शिकारी उसे। तभी यक्ष की नजर खून के निशान पर गई जो एक पेड़ के पीछे जा रही थी, और वहीं दक्ष के जूते भी दिखे, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस शिकारी को बेवकूफ बनाने के लिए किया था। यक्ष ये सोचकर मुस्कुराने लगा। तभी दक्ष ने उस पर वो दांव आजमाया जो उसने 20 साल पहले आजमाया था।
यक्ष ने बड़ी चालाकी से पेड़ के पीछे भी देखा और चारों तरफ जंगल में भी, पर उसे दक्ष के जूते के अलावा कुछ भी नहीं मिला। यक्ष की खुशी अब डर में बदलने लगी थी, क्योंकि उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष कहाँ गया और अब वो उसके साथ क्या खेल खेलने वाला है। यक्ष परेशान हो ही रहा था कि तभी ऊपर से उस पर कुछ गिरा। छूकर देखा तो ये खून था। यक्ष समझ गया कि दक्ष नाम की मौत आसपास नहीं बल्कि उसके सिर पर मंडरा रही है, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, दक्ष ने ऊपर से कूदते हुए खंजर यक्ष के सीने में उतार दिया। यक्ष को मारते हुए दक्ष बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उसे अपने परिवार के लिए ये करना पड़ा, क्योंकि बात जब बच्चों पर आती है तो एक पिता किसी भी हद से गुजर सकता है, यहाँ तक कि मौत से भी लड़ सकता है ना?